नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, मैं आशीष सिंह ज्योग्राफी विषय के साथ आप सभी लोगों के साथ आया हूं। समान रूप से मेरी जो क्लासेस होंगी आप लोगों को ऑनलाइन अभी प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलना प्रारंभ होगी और धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होगा तो आप सभी लोग देखते हैं कि आगामी लगे हुए एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये भूगोल की महत्वपूर्ण जो क्लास है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और आप सभी लोग नियमित तरीके से जुड़ करके आप पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को अच्छे से कराया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो उद्देश्य होगा कि भूगोल को पढ़ना है। भूगोल में खास तौर पे आपके जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उत्तर प्रदेश विशेष है, स्पेशल है, या फिर एस्ट्रोनॉमी है, इसके अलावा भी आप सभी लोग देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट से संबंधित होते हैं, उनको भी हम लोग समय समय के साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मस्कट यानी ओमान, राजस्थान है, टोक्यो है और कोई नहीं है। क्वेश्चन बहुत साधारण सा है लेकिन आप लोग इसके विषय में थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहां पर पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल के विषय में हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, हम इसमें यह देखेंगे कि आखिर शुष्क स्थल होता क्या है। What is the means of driest place? इसका मतलब यहां पर समझेंगे। देखिए, धरती का वह स्थान यानी पृथ्वी का वह स्थान या वह स्थल जो कम वर्षा के कारण और अबनॉर्मल टेम्परेचर के कारण प्रभावित हो। सीधी सी बात है कि द प्लेस विच इज सफरिंग फ्रॉम लो रेनफॉल एंड अबनॉर्मल टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइएस्ट प्लेस कहते हैं। अब ड्राइएस्ट प्लेस में आप सभी लोग देखेंगे एक बात तो यह है कि जो रेनफॉल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, बिलो 25 सेंटीमीटर। और दूसरी बात यह है कि अबनॉर्मल टेम्परेचर है। अबनॉर्मल टेम्परेचर का मतलब या तो टेम्परेचर अधिक होगा या तो फिर टेम्परेचर कम होगा। यहां पर गौर करने वाली बात है, अगर टेम्परेचर अधिक होगा और रेनफॉल कम होगी, इसका मतलब यह है कि इस प्रकार का जो स्थल होगा वह आपका गर्म होगा और शुष्क होगा। क्या होगा, गर्म होगा और शुष्क होगा। एक बात तो यहां पर आपको समझना है कि कोई भी स्थान जो कहीं ना कहीं कम वर्षा से सफर कर रहा हो और वहां का टेम्परेचर भी, तापमान भी ज्यादा हो, इसका मतलब यह है कि वह स्थान क्या होगा, गर्म शुष्क होगा। और वहां का जो एक तरह से टोपोग्राफी होगी, वहां की जो स्थिति होगी वो रेतीले स्वभाव की होगी। अर्थात यहां पर जो मरुस्थल बनेगा उस मरुस्थल को हम लोग हॉट डेजर्ट कहेंगे। हॉट डेजर्ट कहेंगे, इस बात को सभी लोगों को समझना। अब हम एशिया महाद्वीप में समान रूप से जो हॉट डेजर्ट है उनके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक आपने अरब डेजर्ट का नाम सुना होगा, अरब मरुस्थल का नाम सुने होंगे। तो जो अरब मरुस्थल है यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अरेबियन डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट एंड आल्सो इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब यह है कि बिगेस्ट किस रूप में है, प्रायद्वीपीय रूप में है। प्रायद्वीपीय शब्द को जरूर शामिल करिएगा, नहीं तो गलत हो जाए। अब ये जो अरब मरुस्थल है ये आपका सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई, इस तरह आप देखेंगे तो समान रूप से ये विभिन्न देशों में विस्तारित है। इस मरुस्थल को वहां स्थानीय लोग रूब अल खाली, दस्ते कबीर, दस्ते लुट आदि के नाम से जानते हैं। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो शुष्कतम प्लेस अब कौन सा होगा, तो इसी अरब मरुस्थल में देखिए एक जगह है, इसका एक का नाम ओमान है, ये कंट्री का नाम है, और एक का नाम है यमन। अब प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा शुष्कतम कौन सा है, तो यहां पर होना चाहिए यमन। अब चूंकि यमन तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए ओमान को आप सभी लोग यहां पर सही करने का प्रयास करें।
यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह आपका ओमान की कैपिटल मस्कट होगी। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरी बात ये हम करें कि ये तो हो गया अरब मरुस्थल की बातचीत। दूसरे नंबर पर यहां पर समझने का प्रयास करें तो जो राजस्थान डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट कहते हैं, वहां पर मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती, यानी 25 सेंटीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये ऐसी जगह है जहां पर आप देखेंगे तो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती। तो भारत में अगर शुष्कतम स्थानों की बातचीत करें तो आपका थार हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में रहा कि आपका गर्म और शुष्क जो क्षेत्र है, चाहे वो मरुस्थल के रूप में या फिर स्थान के रूप में हो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिलना जाना चाहिए, वह आपका होगा मस्कट या फिर ओमान। और दूसरा यहां पर आप देखिए, यानी किसी स्थान का टेम्परेचर क्या हो, कम हो, टेम्परेचर कम हो और रेनफॉल तो कम हो ही, इसका मतलब यह है कि ऐसे स्थान जो होंगे वो शुष्क होंगे और ठंडे होंगे। शुष्क होंगे और ठंडे होंगे, तो शुष्क और ठंडे जब होंगे तो इसका मतलब यह है कि ऐसे स्थानों में आप देखेंगे, साइबेरिया का नाम सुने होंगे, साइबेरिया का नाम सुने होंगे, ये रूस में स्थित है बच्चों। और टकला मकान, टकला मकान ये आपका चाइना में हो गया, साइबेरिया रूस में, टकला मकान आपका चाइना में हो गया। इसी प्रकार से गोबी डेजर्ट की बातचीत करें, गोबी डेजर्ट हो गया, और यहां पर हम लोग बातचीत करें तो आपका तिब्बत पठार हो गए, ये सब आपके ठंडे क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब इन सब में सबसे शुष्क कौन सा है, तो यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है, गोबी डेजर्ट आपका इसमें ज्यादातर शुष्क है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ में गए होंगे, और उसके साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण रचनात्मक जानकारी रही वो हम आपको बहुत अच्छे से बताएं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। पहला है टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, कुरील गर्त है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम लोग यहां पर समझें, यहां से समझने का प्रयास करें तो देखिए ये कुछ ये हमारा महासागर है। इस महासागर की संरचना कुछ ऐसे होती, ऐसे। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कोशिना। कोशिना वैज्ञानिक के द्वारा हमारे समुद्र के या महासागरों के विषय में अन्वेषण किया गया, जिसे चैलेंजर अन्वेषण कहते हैं। अगर यह अन्वेषण आ जाए कि इस अन्वेषण को क्या कहा जाता है, खोज को क्या कहा जाता है, तो चैलेंजर अन्वेषण के नाम से जानते हैं। कोशिना साहब के इन अन्वेषण को चैलेंजर अन्वेषण कहा। कोशिना साहब कहते हैं कि जिस प्रकार स्थल में विशाल पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सब पाए जाते हैं, उससे ज्यादा कहीं महासागरों में मैरीन टोपोग्राफी पाई जाती है। लेकिन वो महासागरों में डूबी हुई होने के कारण आप देखेंगे वो द्वीप के रूप में, प्रायद्वीप के रूप में हमें दिखता है। इसलिए यहां से बात क्लियर है कि स्थल से ज्यादा जो टोपोग्राफी पाई जाती है वो महासागरों में पाई जाती है। और जब महासागरों में पाई जाती है तो कोशिना महोदय साहब ने इस पूरे हाइड्रोस्फीयर को, जलमंडल क्षेत्र को समान रूप से 4 भागों में बांटा। आप इसको देख सकते हो। पहला होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है महाद्वीपीय तट, यानी महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल से घिरा हो, उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं या फिर महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यह चीज आपको यहां पर समझना है। अब महाद्वीपीय जो मग्न तट होता है उसकी जो विशेषता होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी औसत गहराई 20 मीटर से 200 मीटर तक होती है। क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपीय मग्न तट की जो एक एवरेज डेप्थ होती है, औसत गहराई होती है, वो कितनी होती है, तो 20 मीटर से लेकर 200 मीटर तक होती है। एक चीज ये रहा। दूसरी बात यह है कि आप सभी लोगों को ध्यान देना होगा, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है महासागरों में ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाता है। जब 30 मीटर की गहराई तक पहुंच पाता है, इसका मतलब यह है कि जब ये 30 मीटर की गहराई तक पहुंचेगा तो यहाँ के जो वेजिटेशन होंगे, समुद्री जो वनस्पतियां होंगी, मैरीन वेजिटेशन होगा,
मैरीन वेजिटेशन जो होता है उसे हम भूगोल की भाषा में या फिर इकोलॉजिकल भाषा में फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश जो होगा वो 30 मीटर की गहराई तक पहुंचेगा और 30 मीटर की गहराई तक स्थित जो भी मैरीन वेजिटेशन होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। अब प्रश्न यह है कि सूर्य का प्रकाश तो मिल गया, क्या यह वेजिटेशन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते होंगे? उत्तर नहीं। स्थल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ऐसा जलीय वनस्पतियों के विषय में नहीं कहा गया है। जो मैरीन वेजिटेशन होता है तो मैरीन वेजिटेशन के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का यानी जो सोलर रेडिएशन है वो तो चलो ठीक है। अब CO2 की आवश्यकता पड़ती है तो जल में घुला हुआ जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो समान रूप से प्राप्त करते हैं और फिर जाके वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब देखिए, अगर वेजिटेशन को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं तो जो भी समुद्री जीव जंतु होंगे उन्हें हम जूप्लैंक्टन के नाम से जानेंगे। यानी जूप्लैंक्टन मैरीन आपके जो क्रीचर होंगे और जो आपका मैरीन वेजिटेशन होगा उस मैरीन वेजिटेशन को हम सामान्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि यह चीज आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब यहां से अगर हम लोग कहें प्यारे विद्यार्थियों कि जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अगर यहां पर पर्याप्त मात्रा में भोजन बन रहा है तो क्या इसे समुद्री जीवधारियों का किचन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? दैट इज द किचन रूम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक क्रीचर, कह सकते हैं क्योंकि यहां पर भोजन बनता है। दूसरा, कॉन्टिनेंटल जो आपका होता है स्लोप, ये जो है 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की गहराई में होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आप देखेंगे 200 मीटर तक है। समुद्री जो बीचेज होते हैं, जो सी बीचेज होते हैं, जैसे हमारे देश में पुम्पुहार बीच है, मरीना बीच है, जुहू बीच है, चौपाटी बीच है, अक्सा बीच है, गोवा बीच है, उत्कल बीच है, ये ढेर सारे बीचेस हैं। ये आप देखेंगे तो समान रूप से कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंटल जो स्लोप होता है उसकी गहराई 2000 मीटर तक होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये वाला जो स्थान होता है इसे समुद्री जीव जंतुओं का टूरिस्ट प्लेस भी कहते हैं, क्योंकि भाई हम लोग भी हैं अपने घर में किचन रूम में तब तक रहते हैं जब तक हमें भोजन नहीं मिलता है, और जहां भोजन हमको प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद हम दूसरे कमरों में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो जीव जंतु है यहाँ पर भोजन के लिए ये किचन रूम में रहेंगे और टूरिज्म के लिए पर्यटन के लिए आप देखेंगे तो ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप में रहे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे की बातचीत करें तो ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेन। याद रखिए ओशन प्लेन हो गया। ओशन प्लेन जैसे हमारे स्थल में मैदान पाए जाते हैं उसी प्रकार महासागरों में भी मैदान पाए जाते हैं। अब मैदान में अगर आप लोग देखेंगे तो रहता ही क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ऐसी जो है वेजिटेशन होती होगी जो सामान्य रूप से सूर्य के प्रकाश को ना भी प्राप्त करे तो भी ये सामान्य रूप से अपने आप को सरवाइव कर ले। चलिए भाई, ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर समुद्री जीवों के ढेर सारे अस्थि पंजर पाए जाते हैं, स्केलेटन पाए जाते हैं, स्केलेटन का ढेर लगा होता है। इसलिए महासागरी मैदान को समुद्री जीवधारियों का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इस बात को यहाँ पर समझना है। और लास्ट में महासागरों के सबसे गहरे स्थान को, खाई को, समुद्री खाई को, समुद्री गर्त को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। यानी जिस प्रकार पहाड़ को गुमान होता है कि मेरी ऊंचाई बहुत अधिक है, इसी प्रकार महासागर को भी गुमान होता है कि मेरी सबसे गहराई अधिक है। तो पहाड़ की चोटी उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, पिनेकल पॉइंट होता है। इसी प्रकार महासागर का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसी को हम ट्रेंच कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सबसे गहरा महासागरी गर्त कौन सा है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो पैसिफिक ओशन है जिसकी आकृति ट्रायंगुलर आकार की है वह दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। और उस महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है उसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच कहते हैं या फिर इसी को चैलेंजर ट्रेंच कहते हैं, जिसकी गहराई प्यारे साथियों लगभग 11,022 मीटर के आसपास है। सोचिए
इतना ज्यादा ऊंचाई तो अपने हिमालय की भी नहीं है जितनी ज्यादा गहराई अपने प्रशांत महासागर की है। तो प्रशांत शांत होकर भी देखिए किस प्रकार से एक गंभीरता को प्राप्त किए हुए है, और इसके गंभीरता का नाम है, इसकी गहराई का नाम है मैरियाना या फिर चैलेंजर ट्रेंच। उम्मीद है कि आप सभी लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। और ये आप देखेंगे टोंगा गर्त हो गया, कुरील गर्त हो गया, ये दोनों प्रशांत महासागर के दूसरे गर्त माने जाते हैं। ठीक है, प्यूर्टो रिको जो आपका ट्रेंच है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी प्रकार सुंडा ट्रेंच का नाम सुने होंगे, इंडियन ओशन का ट्रेंच माना जाता है। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सेशन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भले ही ये जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग सरल तरीके से देख रहे हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी प्रश्नों का स्तर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मैंने सुना है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि शुरुआत हमेशा सरल तरीके से करना चाहिए, शुरुआत हमेशा सरल होनी चाहिए, और उस सरलता के साथ साथ धीरे धीरे करके हमें मजबूती की ओर बढ़ना चाहिए। अचानक पहली बात तो यह है कि हमारी शुरुआत अगर बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें आगे चीजें जो है समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए द्वीप की बातचीत यहां पर की गई है। यहां पर बोर्नियो दिया है, सुमात्रा दिया है, जावा दिया है, कोई नहीं दिया है। यानी यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच इज द बिगेस्ट आइलैंड इन एशिया कॉन्टिनेंट। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में आप लोगों को देखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों को यहां पर समझना आइलैंड के विषय में। आइलैंड होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, स्थल का वह छोटा से छोटा भाग, द स्मॉलर पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज सराउंडिंग ऑल साइड ऑफ द ओशन, या फिर सी हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अगर वो नदी जल के द्वारा घिरा है तो उसे नदी द्वीप कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे नदी द्वीप की हम बातचीत करें, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो रिवर आइलैंड है उसका नाम है माजुली। ध्यान दीजिएगा, माजुली जो हमारे पूर्वी भारत के बैकबोन, इकोनॉमिक बैकबोन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में असम राज्य में स्थित है, और इसका नाम है माजुली द्वीप। ये असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी है। इस बात को आप सभी लोग को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ रचनात्मक बातें करते हैं, तब तक आप इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास जवाब हो तो। ठीक है, भारत में जब आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो भारत में भी ढेर सारे तटीय द्वीप पाए जाते हैं, और इसके अलावा द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। अगर हम तटीय द्वीपों की बातचीत करेंगे तो देखिए इधर की तरफ गुजरात है। गुजरात में जब आप जाते हैं तो गुजरात में आपको समुद्र के किनारे जैसे कच्छ के क्षेत्र में या फिर खंभात क्षेत्र में आपको ढेर सारे आइलैंड्स मिलते हैं। उन आइलैंड्स में खास तौर पे आप देखेंगे तो आपको आलिया बेट, खड़िया बेट नाम के 2 महत्वपूर्ण आइलैंड मिलेंगे जो खंभात की खाड़ी में, नर्मदा नदी जहां पर गिरती है खंभात की खाड़ी में, वहां पर आलिया बेट और खड़िया बेट नाम के बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आइलैंड मिलेंगे। और यहां पर गुजरात सरकार कहीं ना कहीं पेट्रोलियम खनन का भी कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो आपको द्वारका मिलेगा, आपको कीर्तन मिलेगा, आपको नोरा मिलेगा। नोरा भी देखिए एक प्रकार का आइलैंड है जो गुजरात में स्थित है, कच्छ वाले रीजन में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में भी ढेर सारे हमें आइलैंड मिलते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है, सालसेट आइलैंड का नाम सुने होंगे। ठीक है, सालसेट आइलैंड से क्वेश्चन आता है कि मुंबई जैसा महानगर किस द्वीप में स्थित है, तो मुंबई महानगर सालसेट द्वीप में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो बहुत से लोग इसमें भी विचलित हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मुंबई सालसेट द्वीप में स्थित है इसलिए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप होगा वह आपका होगा सालसेट द्वीप, जो आपका मुंबई नगर के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से एलिफेंटा का नाम सुने होंगे। एलिफेंटा एक ऐसा द्वीप है जहां हाजी अली की दरगाह भी स्थित है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे
तो आपको मिलेगा बुचर, बुचर मिलेगा और करंजा मिलेगा। सालसेट, एलिफेंटा, बुचर और करंजा ये महाराष्ट्र के द्वीप हो गए। इसी प्रकार गोवा में भी है, इसका नाम है अंजी द्वीप। याद रखेंगे क्या नाम है, अंजी द्वीप नाम है। और कर्नाटक में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो सेंट मैरी हो गया, सेंट मैरी कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका आइलैंड है। केरल में आएंगे तो केरल में याद रखिएगा वाइपिन, वाइपिन ये आइलैंड है आपका केरल से। तमिलनाडु में तो आप देखेंगे धनुषकोडी हो गया, पंबन आइलैंड हो गया। और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको पुलिकट मिलेगा, श्रीहरिकोटा नाम सुने होंगे, श्रीहरिकोटा। और ये उड़ीसा तट पर आएंगे तो आपको व्हीलर आइलैंड, जिसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अंडमान निकोबार लगभग 572 द्वीपों का 572 द्वीपों का आइलैंड है। यह है अंडमान निकोबार, एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवान हनुमान, और निकोबार का मतलब होता है नग्न लोगों की भूमि। लक्षद्वीप यहां पर आप देखेंगे अरेबियन सी में है, लगभग 36 द्वीपों के साथ है। जब कभी यहां से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और भी विश्लेषणात्मक तरीके से और भी विवेचनात्मक तरीके से उसका व्याख्यान किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, बोर्नियो। देखिए बोर्नियो की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बोर्नियो सही है, बोर्नियो सही है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में आप देखेंगे तो यह बोर्नियो स्थित है। बोर्नियो प्यारे बच्चों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। पहला ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा पापुआ न्यू गिनी हो गया, तीसरा बोर्नियो हो गया। और बोर्नियो की जब हम बातचीत करते हैं तो बोर्नियो में 3 देशों का अधिकार है। एक है इंडोनेशिया, दूसरा है ब्रुनेई, याद रखिएगा ब्रुनेई है, और तीसरा है मलेशिया। आप सोच सकते हैं कि जो बोर्नियो आइलैंड है इस पर 3 कंट्री का पॉलिटिकल राइट है, जिसमें इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा है। इसलिए बोर्नियो के उस भाग को, जिस भाग में इंडोनेशिया का अधिकार है, उस भाग को कालीमंतन कहते हैं, और बाकी जो आप देखेंगे ब्रुनेई और मलेशिया का भी अधिकार। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इंडोनेशिया दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स है, लगभग 13,500 से भी ज्यादा आइलैंड्स यहां पर आप देखेंगे इंडोनेशिया के पास। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। सुमात्रा और जावा आप सभी लोग जानेंगे, इंडोनेशिया के ही आइलैंड है। जावा पर आप देखेंगे जाकार्ता राजधानी स्थित है इंडोनेशिया की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी रहा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा इसमें से लाभ मिलेगा। बहुत से हमारे साथी इसमें पुलिस की तैयारी करते होंगे, बहुत से ऐसे जो हमारे साथी हैं एसआई के लिए भी आवेदन किए होंगे, पेट के लिए, एसएससी के लिए है, इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्स के लिए। यहां से पूरी तरह से आपको लाभ मिलेगा। आज ये पहला मेरा सेशन है, जैसे नेक्स्ट सेशन में आप आएंगे तो आप देखेंगे प्रश्नों का जो एक स्तर है वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, और जब आप वहां पर पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि अब हमारा सब कुछ जो है एग्जाम में बहुत बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो मैं इन महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बधाई दूंगा कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में 2 सितारे हों, मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में 2 सितारे हों, वरना करोड़ों सितारों को आसमान में मैं रोजाना देखता हूं। साथियों, इस पढ़ाई का मतलब तभी है जब उन स्टार के लिए, जब उन सितारों के लिए आप लोग पढ़ते हैं, उस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए पढ़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं पढ़ाई में एक मन लगता है। नहीं आज के समय में इतना ज्यादा कहीं ना कहीं पढ़ाई को डिरेल किया गया है और इतना देरी हो जाती है। तो जब देरी हो जाती है, कहते हैं डिले जस्टिस डिनायल जस्टिस, अगर देरी से जो है हम लोग न्याय करते हैं तो फिर वो अन्याय ही होता है, वो न्याय थोड़ी ना होता है। इसीलिए कहा गया है कि डिले जस्टिस डिनायल जस्टिस, और जब डिनायल किया जाता है इसका मतलब वो हमारे पढ़ाई का एक डिरेल फॉर्म होता है। पढ़ाई थोड़ा सा हम लोग देरी से शुरू करते हैं या अच्छे से नहीं करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से चौथे प्रश्न को भी सही करने का प्रयास करेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किस महाद्वीप से अलग करते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें लाल सागर के विषय में और स्वेज नहर, यहां पर देखिए नहर है
दो बातें कही गई हैं और एशिया महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, अगर हम लोग जो है उस महाद्वीप का नाम बता ले या फिर हम डायग्राम ही बता रहे हैं तो डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विषय में कहा जाता है कि इस महाद्वीप से होकर 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और ये ऐसा महाद्वीप है जहां से समान रूप से ये दोनों लाइनें गुजरती है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप माना जाता है। यानी अफ्रीका इज द यूनिक कॉन्टिनेंट दैट इज लोकेटेड ऑल ऑफ द हेमिस्फीयर। और जब ऑल ऑफ द हेमिस्फीयर है, चारों गोलार्धों में है, तो आप देखेंगे यहां से ये क्वेश्चन अगर बने तो आप जरूर करिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में इधर देखेंगे तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, इधर की तरफ आप देखेंगे तो लाल सागर है, लाल सागर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एशिया की तो बातचीत यहां पर किया ही है, तो एशिया ये आपका हो गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं स्वेज नहर भी देखिए लिखा हुआ है, स्वेज नहर, स्वेज नहर की बातचीत हम लोग करना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब हम लोग इधर की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको एक देश मिलता है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल हमारे देश में आने वाला शायद पहला देश था जो औपनिवेशिक काल था, कॉलोनाइज सिस्टम था, उस जमाने में सबसे पहले शायद पुर्तगाल ही आया। इसके बाद फिर आप सभी लोग जानते हैं कि डच लोग आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इस प्रकार से आते गए। ठीक है, उसको आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। तो पुर्तगाल से एक व्यक्ति चला, एक नाविक चला, एक सेलर चला जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब यहां से चला तो वो क्या किया, इस समय इस अफ्रीका के किनारे 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 पहुंचते पहुंचते यहां पर साउथ अफ्रीका में पहुंचा। साउथ अफ्रीका में जब पहुंचा तो ये उत्तर आसांतरी ऊपर बढ़िया विश्राम कर रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित था, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है और जब उसको सफलता नहीं समझ में आती है, नहीं दिखाई देता सफलता समय से, तो कहीं ना कहीं विचलित होता है। ये मानव स्वभाव होता है। कहते हैं कि सब्र ही उस स्थान पर उसका सबसे बड़ा साहस होता है। और यहां पर अचानक जब ऐसे ये सोच रहा था तो यहां पर इसको भारतीय लोग मिलते हैं। वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो पुर्तगाल वासी हैं और हम अटलांटिक महासागर से होते हुए इधर तक आ चुके हैं। हमें इंडिया जाना है, हमको यही नहीं पता कि इंडिया किधर है, दक्षिण में जाएं कि उत्तर में जाएं कि पश्चिम में जाएं कि पूरब में जाएं, कुछ हमको समझ में ही नहीं आ रहा। उन भारतीयों ने क्या किया, इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर के और इंडिया के मालाबार कोस्ट में स्थित कालीकट ले गए। कालीकट, प्यारे साथियों, जिस समय यानी 1498 ईस्वी में जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था, उस समय यूरोप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, प्रॉस्परस नहीं था। वो अपनी किताब में खुद लिखता है कि भारत का जो खान पान है वो इतना अव्वल दर्जे का है कि कहीं दूर दूर तक भी यूरोप का खान पान उसका पीछा नहीं करता। अर्थात जो यूरोप के लोग थे वो ज्यादातर पशु पालते थे और ठंड का समय में आप देखते हैं कि वहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, जिससे के कारण अनाजों का उत्पादन कम होता था। जब अनाजों का उत्पादन कम होता था तो उन्हीं पशुओं को मांस के रूप में तब्दील करके उसी का कंजम्पशन करते थे, या तो बॉयल करके खाते थे या भूंज कर खाते थे, उससे ज्यादा तो खाएंगे नहीं। लेकिन जब ये वास्को डी गामा भारत आता है, भारत के कालीकट पहुंचता है, तो उसको बहुत अच्छे मसालों से, यानी गरम मसाला जिसमें जायफर है, काली मिर्च है, इलायची है, कॉर्डमम, ढेर सारी चीजें हैं, बहुत ही शानदार स्पाइसी फूड परोसा जाता है। तो ये इतना इसका मन प्रसन्न होता है कि लगता है कि हम बहुत सही देश पर आ गए हैं। याद रखिए, हमारे भूगोल में भले ही ये कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसा शब्द कहना गलत है, क्योंकि उससे पहले भी भारत में लोग आ चुके हैं। मार्को पोलो भारत में आ चुका है भाई, सिकंदर भारत में आ चुका है 1411 ईस्वी, मतलब आपको क्या लगता है। लेकिन अब यह है कि हमारे जो इतिहासकार हैं कुछ अलग तरीके से जो है बातचीत उसको कर दिए हैं। हालांकि वास्को डी गामा अपनी यात्रांत बुक में लिखता है, किताब में लिखता है कि मुझे उत्तरासांतरीप से दो भारतीय कालीकट लेके पहुंचे और वहां पर मुझे राजा जमेरिन के यहाँ बहुत शानदार भोजन परोसा गया
और मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वहां ढेर सारे जो है मसालों के जो से पैक हैं, ढेर सारे मसाले हैं, उनको मैं अपने देश में लेके गया, लोगों को मैंने बताया और कम से कम 3 बार फिर से मैं भारत आया। तो ये एक इतिहास है, ये एक स्ट्रेटजी थी भाई। तो यहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिए, मेरे ये इस कहानी बताने का मतलब ये है कि पहले के जमाने में देखिए भारत आने के लिए ये रास्ता था अगर हम यूरोप से चलते थे। लेकिन आप देखेंगे फ्रांस, ये आपका स्पेन, ये पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल के जैसे बगल में आएंगे आपको फ्रांस मिलेगा। फ्रांस के विषय में कहा जाता है, फ्रांस के विषय में कहा जाता है कि फ्रांस में इतने बेहतर आर्किटेक्चर रहा करते थे, यानी फ्रांस को आर्किटेक्चरों का भी देश कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। फर्डिनेंड डी लैप्लस ग्रेट क्या कहते हैं आर्किटेक्चर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो यहां पर एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, अगर इस प्रायद्वीप को यहां से कट कर दिया जाए तो ये भूमध्य सागर जाकर के लाल सागर से मिल जाएगा, और जब भूमध्य सागर से लाल सागर से मिल जाएगा तो यहां से यात्रा करके सीधा इंडिया पहुंचा जा सकता है। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां से रास्ता तैयार करते हैं तो 7,500 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी, और यहां से जब आप रास्ते से आते हैं तो वही 7,500 किलोमीटर की दूरी रिड्यूस हो जाती। यानी वास्को डिगामा अगर जीवित होता तो वो सर पटक पटक के कम से कम कई बार सुसाइड करता कि मैं 7,500 किलोमीटर दूरी अतिरिक्त तय करता रह गया। तो ये एशिया तथा यूरोप की दूरी को कम करता है स्वेज नहर, इसलिए स्वेज नहर को एशिया तथा यूरोप का जंक्शन भी कहा जाता है। दैट इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ द एशिया एंड यूरोप। ठीक है, अब आप ही बताइए, क्वेश्चन है एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है, तो पूरी बात मैंने अभी आपके सामने पोस्टमार्टम करके रख दी, पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। अब आप हमको बताइए कि कौन सा महाद्वीप होगा, कौन सा महाद्वीप होगा। तो इसमें यूरोप होगा या अफ्रीका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा या नॉर्थ अमेरिका होगा, तो सीधा उत्तर आपको बताना है अफ्रीका। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भाई सबसे बड़े पठार की बातचीत कर रहा है। सबसे बड़ा पठार कहिए या फिर सबसे ऊंचा पठार कहिए तो भी गलत नहीं। ठीक है, देखिए दक्कन का पठार है, मंगोलिया का पठार है, तिब्बत का पठार है, या फिर कोई नहीं। एक्चुअली ये जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं ये एशिया महाद्वीप से ही संबंधित है, इसलिए ज्यादातर आपको इसमें से क्वेश्चन एशिया महाद्वीप से मिले। इसका आपको सीधा उत्तर लगा देना है तिब्बत। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे एक पठार है जिसे पामीर पठार कहा है। पामीर पठार बहुत ही प्राचीनतम, पामीर प्लेटो इज द एंशिएंट प्लेटो, बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम है, लेकिन उसमें जो पर्वत श्रेणियां निकली है ये बहुत ही नवीनतम है। जैसे इधर की तरफ निकली तो काराकोरम हो गई, इधर थ्यांशान है, नानशान है, इसी प्रकार सुलेमान है, किरथर श्रेणियां है। ये ढेर सारी रेंजेस पामीर पठार से निकली। पामीर पठार पुराना और नई श्रेणियां क्या है, ये आपके काराकोरम है, कुल्लुन है, थ्यांशान है, किरथर है, सुलेमान, ये सब है। इसीलिए पामीर पठार को एशिया महाद्वीप का डेड हार्ट कहा जाता है। डेड हार्ट, डेड हार्ट का मतलब होता है एशिया महाद्वीप का मरा हुआ हृदय। इस बात को आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, इसे एशिया महाद्वीप का मरा हुआ हृदय कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है मंगोलिया, तिब्बत और दक्कन। दक्कन प्लेटू तो भारत में ही है, जिसका मतलब होता है दक्षिण का पठार। इसे पठारों का पठार भी कहा जाता है। तो फिलहाल आप सभी लोग तिब्बत के पठार को आप बताइए, तिब्बत का पठार हो या पामीर पठार हो, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा 5वां। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन आपके सामने।
छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश कौन सा? बताएं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? चीन और भारत है, चीन और मालदीव है, बांग्लादेश है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्षेत्रफल की बातचीत करें तो चीन का जो क्षेत्रफल है वो 9.8 मिलियन 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। तो भाई ये तो आप देखेंगे क्षेत्रफल में बड़ा तो भाई है। भारत की बातचीत करें तो 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब पूछ रहा है कि बड़ा कौन सा? तो चीन भारत से क्षेत्रफल में तो बड़ा है, लेकिन भारत है तो गलत हो गया। यहाँ पर चीन एवं मालदीव, छोटे की बात है तो मालदीव आपका हो गया। तो इसमें आपको बी ऑप्शन को सही करना, बी ऑप्शन को सही करना है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है आप देखेंगे दोस्तों यूएसए, इसके बाद चाइना है, चाइना के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। ठीक है, ब्राजील तो आप देखेंगे 17.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, कनाडा 9.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपका हो गया 9.8 किलोमीटर, हाँ 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका 9.5 है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखेंगे रूस हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना, ब्राजील, इस प्रकार से चीजों को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो गया छठवां और सही उत्तर हो गया बी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा सातवां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन ये है, एशिया और यूरोप में स्थित कौन सा देश है? यानी कौन से इसमें से देश है जो एशिया तथा यूरोप दोनों में स्थित है? एशिया तथा यूरोप दोनों में स्थित है, बताइए। क्या चीन और जापान है, नेपाल और ताइवान है, रूस और तुर्की है, भारत और भूटान है? एशिया एवं यूरोप में स्थित कौन सा देश है? तो आप देखेंगे एशिया तथा यूरोप में स्थित आप देखेंगे रूस हो गया और तुर्की हो गया। यानी ये ऐसे देश हैं जिन्हें अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं, इंट्रा कॉन्टिनेंटल कंट्री के रूप में देखते हैं, और ये दोनों देश आपके यूरोप और रूस के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें सी ऑप्शन को सभी लोगों को बताना। चीन और जापान ये एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्री हो गए, नेपाल और ताइवान ये भी एशिया, भारत भूटान एशिया, लेकिन रूस एंड टर्की बोथ आर इंक्लूडेड इन यूरोप कॉन्टिनेंट एंड एशिया कॉन्टिनेंट। इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको सी ऑप्शन को सही करना। अगला क्वेश्चन है सातवें के बाद आठवां, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे साथियों, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है? भाई गंगा तो नहीं है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा है। मेकांग नदी है, यांगसी नदी है, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो यांगसी नदी है इसका पूरा नाम है यांगसी क्यांग नदी। ये चाइना में बहती है, चाइना के संघाई शहर से वुहान शहर से होते हुए सीधा सीधा ये आपका साउथ चाइना सी में गिरती है। तो यांगसी नदी इसका सही जवाब हो गया। सी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वें प्रश्न पर आपको विचार करना है। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है भाई? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? इसमें से अरब दिया है, सिनाई दिया है, मलय प्रायद्वीप दिया है, इसमें से कोई नहीं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडिंग 3 साइडेड फ्रॉम द ओशन इक्वाटर। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ महासागरीय जल से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप को आपको ध्यान देना है, इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। अब प्रश्न यह है कि अरब प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप सिर्फ एशिया का ही नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और इसमें बहुत से देश स्थित हैं, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतार, इसी प्रकार से
आप देखेंगे यूएई है, बहुत से इसमें एक समान रूप से देश स्थित है। अरब प्रायद्वीप, ये आपका ए ऑप्शन रहा। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें का सही जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एशिया में स्थित विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? भाई सबसे गहरी झील एशिया महाद्वीप की, क्या सुपीरियर है, विक्टोरिया है, बैकाल है? देखिए सुपीरियर झील तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में जब इस प्रकार से हम देखते हैं तो कनाडा और अमेरिका के बीच में सुपीरियर झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, इस बात को तो आपको याद ही रखना है कि सुपीरियर इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कनाडा और अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो समान रूप से 3 देशों में स्थित है। एक का नाम केन्या है, दूसरे का नाम युगांडा है, तीसरे देश का नाम तंजानिया है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो गई। बैकाल जो है ये रूस में स्थित है, वो भी एशियाई वाले रूस में, और यह विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करते रहा करिए। कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई जहां भी मिले उसे प्राप्त करते रहना चाहिए, समय आने पर वो काम ही आती रहती है। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, आप सभी लोग देखते हैं कि हमारे परिहार सर के नेतृत्व में बहुत ही जज्बे के साथ पूरी कक्षाएं संचालित होती हैं, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर पेट के लिए हो, या फिर आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के लिए हो, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो, यहां पर आप देखेंगे दैट इज अ डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ द प्रयागराज फॉर एजुकेशन। तो शिक्षा के लिए जो भी साथी हमें दूर दराज से देख रहे हैं, उन सभी लोगों से हम जरूर कहना चाहेंगे कि मिशन इंस्टीट्यूट आइए, मिशन इंस्टीट्यूट आइए, ऑफलाइन क्लासेस को भी ध्यान से देखिए। और अगर मान लीजिए किसी तरह आप लोग नहीं यहां पर आ पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वर्चुअली स्टडी है। आप घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से मिशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके और भी अपने साथियों को जोड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप यहां प्रयागराज में आते हैं तो मैं देखता हूं कि हजारों की तादाद में जो हमारे स्टूडेंट मिलते हैं, वो सर से मिलने आते रहते हैं। वो बोलते हैं कि सर हम इंस्पेक्टर बन गए हैं, सर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गए हैं, सर हम पुलिस में बन गए हैं, सर हम लेखपाल बन गए हैं, सर हम बीडीओ बन गए हैं। इतने हजारों की तादाद में हमारे जो बच्चे हैं, जो कई वर्षों से पढ़ लिख करके और धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, ये है मिशन इंस्टीट्यूट। मिशन का मतलब यह है कि अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना। जो प्रयागराज, आप सभी लोग जानते हैं प्रयागराज जो एक एजुकेशन हब है, यहां पर आप सभी लोग अपने मिशन इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं। ये आप लोग बिल्कुल यहां पर पढ़ाई के माध्यम से अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसमें बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आज लगभग 10 ही क्वेश्चन है। कल जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो और भी ढेर सारे क्वेश्चन लाएंगे। लगभग एक घंटे का सेशन रहा करेगा। मान लीजिए कि आज थोड़ा सा कम भी है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग अपने क्लास को बढ़ाते जाएंगे, प्रश्नों की स्तर को बढ़ाते जाएंगे। आप लोग शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक दोस्तों। कैसा लगा एक बार जरूर बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उसमें भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, कल हम पुनः मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।